हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेगनर का नियम। ये हमारा वेगनर का नियम है, जो कि हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस का। पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त। लोक वित्त। तो हमारा पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है वेगनर का नियम। इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं, यानी इससे संबंधित सभी एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। और अब देखिए, जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, यही कौन से एग्जाम से रिलेटेड है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम से। यानी हम जो क्वेश्चन लेंगे वो किसी कॉलेज लेक्चरर या यूजी नेट में आए हुए क्वेश्चन ही लेने वाले हैं। तो हमारी जो क्लास है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, हमारा जो मेन सब्जेक्ट क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो हम अर्थशास्त्र से संबंधित पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारा जो टॉपिक है यूजीसी नेट और जैसे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर से तो यहाँ से सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, ओनली पब्लिक फाइनेंस से 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं हमारे राजस्थान कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में। तो इसमें हर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 30 से 40 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वेगनर के नियम से आना बनता ही है। तो हम सीधा ज्यादा टाइम खर्च नहीं करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर वेगनर लिखा है, लेकिन नाम क्या है, वेगनर। देखिए, वेगनर का नियम किससे संबंधित है। वेगनर का नियम किससे संबंधित है। तो देखिए, वेगनर का जो नियम है वो संबंधित है सार्वजनिक व्यय से। वेगनर का नियम किससे संबंधित है, सार्वजनिक व्यय से। तो देखिए, वेगनर का नियम वेगनर के नियम के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वेगनर का जो नियम है वो किससे संबंधित है, सार्वजनिक व्यय से। वेगनर का नियम किससे संबंधित है, सार्वजनिक व्यय से। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि ये सार्वजनिक व्यय, जो सार्वजनिक व्यय है इसकी वृद्धि से, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित है। सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित है। सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित है। जैसे देखिए, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से कैसे संबंधित है, ये तुलना करता है। एक तो करता है सार्वजनिक व्यय, एक तो सार्वजनिक व्यय, और दूसरी चीज क्या है, आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। सार्वजनिक व्यय और आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, इन दोनों के बीच तुलना पर आधारित है। कि देखिए, वेगनर का नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, तो आर्थिक विकास होता है यानी अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है। तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने पर क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। लेकिन देखिए, आर्थिक विकास जितना बढ़ेगा उससे भी ज्यादा क्या बढ़ेगा सार्वजनिक व्यय। देखिए, जैसे आर्थिक विकास यानी अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा है वो प्रतिवर्ष 10% की दर से हो रहा है। तो जो सार्वजनिक व्यय है वो प्रतिवर्ष 10% से भी ज्यादा की दर से बढ़ेगा। यानी देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम समय, और यहाँ पर वृद्धि दर, यहाँ पर लिख लेते हैं हम वृद्धि। तो देखिए, जैसे ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है, ये क्या है, आर्थिक विकास की दर है, यानी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो सार्वजनिक व्यय है वो इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। देखिए, जैसे अर्थव्यवस्था माना कि यहाँ पर ये विकास दर क्या है, 5%, इस समय बिंदु पर 5%। तो सार्वजनिक व्यय इससे भी ज्यादा, जैसे 8 से 10% है। यानी सार्वजनिक व्यय क्या है, आर्थिक विकास की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। यही वेगनर का नियम है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है।
तो देखिए वेगनर का जो नियम है वो किससे संबंधित है? वेगनर का नियम सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब एक चीज और देख लेते हैं कि सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित कौन कौन से नियम है। तो देखिए, पहला नियम तो हमारा क्या हो गया? वेगनर का नियम। वेगनर का नियम जो कि सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित है। और दूसरा जो सिद्धांत कौन सा है? वाइजमैन पिकॉक। वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना, यानी पहला नियम तो क्या है? वेगनर का नियम जो सार्वजनिक व्यय की वृद्धि, यहां पर ध्यान रखना सार्वजनिक व्यय नहीं, केवल सार्वजनिक व्यय की वृद्धि, ये ध्यान रखना। सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित दो नियम है, वेगनर का नियम, दूसरा है वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना। और वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना में जो सार्वजनिक व्यय वो कैसे बढ़ता है? सीढ़ीदार, सीढ़ी नुमा, यानी सीढ़ी नुमा बढ़ता है। जैसे ये सार्वजनिक व्यय इस लेवल पर बना है, फिर एक झटके में ऊपर चला जाता है, फिर इस लेवल पर बना है, फिर एक झटके में ऊपर चला जाता है, ऐसे बढ़ता है वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना। तो वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना को हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप हमारी पिछली क्लासेस देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर हमारे उपलब्ध है। अब हम आगे चलते हैं। यह हमारा वेगनर का नियम है। तो हम इसके बारे में हम यहाँ पर और डिटेल में जान लेते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वेगनर का नियम। अब देखिए, वेगनर का जो नियम है वो किसने दिया? अर्थशास्त्री एडोल्फ वेगनर ने। किसने दिया? एडोल्फ वेगनर। एडोल्फ वेगनर ने दिया। और वेगनर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम। वेगनर के नियम को किस नाम से जाना जाता है? राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम। राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम। राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम, ये ध्यान रखना है कि वेगनर के नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं हम। अर्थव्यवस्था के विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्षिक विकास में कारण व प्रभाव का संबंध होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास और देखिए एक साइड में क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी अर्थव्यवस्था का विकास, और वह सार्वजनिक क्षेत्र के विकास। एक साइड में क्या है? आर्थिक विकास, और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। इन दोनों के बीच क्या होता है? कारण व प्रभाव। इन दोनों के बीच में कारण व प्रभाव का संबंध होता है। आर्थिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। आर्थिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, इन दोनों के बीच कारण व प्रभाव का संबंध होता है। ये वेगनर के नियम में बताया गया है। अब आगे देखते हैं। स्पष्ट शब्दों में वेगनर का यह मत था कि सभी प्रकार की सरकारें, चाहे वे केंद्र सरकार की हो या राज्य स्तर की, केंद्र स्तर की सरकार हो या राज्य स्तर की सरकार हो, उनकी क्रियाओं में विस्तृत तथा गहन वृद्धि होती है। जो सरकारें होती है उनकी क्रियाओं में क्या होती है? एक तो विस्तृत वृद्धि होती है और एक गहन वृद्धि होती है। ये दोनों ध्यान रखना है कि सरकार चाहे केंद्र लेवल की हो या राज्य सरकार हो, उनके कार्यों में क्या होती है? एक तो विस्तृत वृद्धि होती है, एक तो विस्तृत वृद्धि होती है, और दूसरी वृद्धि क्या होती है? गहन वृद्धि होती है। अब देखिए, विस्तृत और गहन वृद्धि क्या होती है? विस्तृत वृद्धि का मतलब क्या है? कि जो सरकारी होती है वो नई योजनाएं चालू करती है, उन पर खर्च करती है। जैसे पहले सरकार 10 योजनाएं चला रही है और सरकार ने अब कितनी 5 योजनाएं और बढ़ा दी, तो अब सरकार को कितनी 15 योजनाओं पर खर्च करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं विस्तृत, यानी सरकार की क्रियाओं में विस्तृत वृद्धि हो गया। 15 योजनाओं पर सरकार को क्या करना पड़ेगा? अधिक खर्च करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं विस्तृत वृद्धि। अब दूसरी क्या है हमारी? गहन वृद्धि। जो गहन वृद्धि है उसका क्या मतलब है?
कि जो पुरानी योजनाएं हैं, पुरानी योजना पर क्या है, पहले से अधिक खर्च करना, यानी गहन वृद्धि का मतलब क्या है, गहन वृद्धि का मतलब है कि जो पुरानी योजना है, पुरानी योजनाओं पर पहले से अधिक खर्च करना। तो ये हमारा विस्तृत और गहन वृद्धि है। तो देखिए केंद्र सरकार की जो क्रियाएं हैं उनमें क्या होती है, एक तो केंद्र या स्थानीय सरकार होती है, उनकी क्रियाओं में एक तो विस्तृत वृद्धि होती है और दूसरी क्या होती है, गहन वृद्धि होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बन चुकी है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, सार्वजनिक व्यय तथा आर्थिक वृद्धि के मध्य क्या होता है, एक तो धनात्मक संबंध होता है। जैसे सार्वजनिक व्यय जैसे आर्थिक विकास बढ़ेगा तो सार्वजनिक व्यय भी बढ़ेगा, लेकिन इससे तेजी से बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये बढ़ रहा है, यानी ये तो है सार्वजनिक व्यय और ये है हमारा आर्थिक विकास और ये हमारा सार्वजनिक व्यय है। तो देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए इनके बीच धनात्मक संबंध है, लेकिन ये क्या, देखिए अनुपातिक संबंध नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये ध्यान रखना, कभी ये पूछ ले कि अनुपातिक संबंध होता है तो अनुपातिक नहीं, ये ध्यान रखना। दोनों में धनात्मक संबंध होता है, वह कार्यात्मक सहसंबंध होता है, लेकिन अनुपातिक संबंध नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न अगर कभी पूछ भी ले तो। अब देखिए आर्थिक वृद्धि की तुलना में सार्वजनिक व्यय अधिक तेजी से बढ़ता है। ये मैंने अभी बताया कि आर्थिक वृद्धि जैसे बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मस्ग्रेव। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? मस्ग्रेव। और इन्होंने ये बुक कब लिखी? 1959 में। 1959 में ये बुक लिखी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। बढ़ते सरकारी खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। देखिए बढ़ते हुए सरकारी खर्चों से संबंधित नियम, बढ़ता हुआ सरकारी खर्च, तो ये नियम कौन सा है? वेगनर का नियम ही है। तो हमारा वेगनर का नियम है और बाकी इसमें से कोई सही नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सी है ओनली, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और ये यूजीसी नेट के सेकंड पेपर दिसंबर 2012 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए सरकार के बढ़ते सरकारी खर्चों का नियम, इसी को वेगनर का नियम बोलते हैं। ये हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है। ये देखिए राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम, राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम, यानी सरकार के कार्यों में या सरकार के खर्चों में वृद्धि का नियम, इसी को वेगनर का नियम कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है इसकी। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन सही है। ये कि बढ़ते सरकारी खर्चों का जो नियम है वो किससे संबंधित है? एडोल्फ वेगनर से संबंधित है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। वेगनर के वर्तमान राजकीय क्रियाओं के नियम के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? यानी वेगनर के नियम के बारे में इनमें से क्या सत्य है? ये वेगनर के नियम के बारे में हमें चारों ABCD चारों बिंदुओं में से जो सही बिंदु है वो ढूंढना है। और ये हमारा यूजीसी नेट पेपर 3 में जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हम ए ऑप्शन देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय निर्बाध तथा सतत ढंग से नहीं बढ़ता है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि वेगनर के नियम में क्या होता है? सार्वजनिक व्यय है वो निर्बाध रूप से बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय में, वेगनर के नियम में सार्वजनिक व्यय क्या होता है? निर्बाध व सतत ढंग से बढ़ता है, निरंतर रूप से बढ़ता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब बी ऑप्शन क्या है? सार्वजनिक व्यय सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ता है। तो देखिए सार्वजनिक व्यय सीढ़ी नुमा तरीके से कौन से सिद्धांत में पड़ता है? वाइजमैन पिकोक परिकल्पना में सार्वजनिक व्यय सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ता है। तो वेगनर के नियम से ये संबंधित नहीं है, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम सी ऑप्शन पर चलते हैं।
देखिए, सरकार की गतिविधियों की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है कि वे गहन तथा विस्तारित रूप से बढ़ते हैं। वह गहन तथा विस्तारित यानी व्यापक रूप से बढ़ते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि गहन का मतलब मैंने क्या बताया कि पुरानी योजनाओं पर अधिक खर्च करना, पुरानी योजना पर अधिक खर्च करना, तो इसको बोलते हैं गहन। और विस्तृत मतलब नई योजनाएं चालू करना। तो ये मैंने बताया था वेगनर के नियम में। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन में देखिए, सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो देखिए, मैंने बताया एक तो ये और एक ये, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर सार्वजनिक व्यय या सरकारी क्षेत्र। जो सार्वजनिक व्यय है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है अर्थव्यवस्था की तुलना में। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती है, सरकारी क्षेत्र ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये जून 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इनको हमें क्या करना, सूची 1 और सूची 2 का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो हमारा पहला क्या है, राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम। तो देखिए, राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम किसने दिया, वेगनर ने दिया। हमने वेगनर के नियम में पढ़ा भी। इन बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम किसने दिया, एडोल्फ वेगनर ने दिया। ये हमारा मिलान हो गया। अब विस्थापन प्रभाव, देखिए मैंने अभी आपको वाइजमैन पिकोक परिकल्पना के बारे में बताया। उसमें क्या है कि जो सार्वजनिक व्यय है वो सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ता है, तो इसी को बोलते हैं विस्थापन प्रभाव। सीढ़ी नुमा तरीके से सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। तो देखिए, विस्थापन प्रभाव का संबंध किससे है, वाइजमैन पिकोक परिकल्पना से। अब देखिए, संघीय वित्त की अवधारणा किसने दी या ये सिद्धांत किसने दिया, आर.एन. भार्गव ने। और क्रियात्मक वित्त ए.पी. लर्नर ने दिया। तो हमारा पहले के साथ क्या आएगा, सेकंड, यानी पहले के साथ क्या आएगा, सेकंड, ये हमारा हो गया। और दूसरे के साथ क्या आएगा, 3, सेकंड के साथ 3, यानी हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है। ये हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा देखिए, ये सही मिलान है, आप यहां से भी देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, निम्नलिखित में से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज का प्रतिपादक कौन है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है, ये आपने पहले पढ़ा है, अभी इसी क्लास में आपने पढ़ा है। देखिए, इसका ये तो लिखा है इंग्लिश में, और इसका हिंदी क्या होता है, राज्य के कार्य में वृद्धि का नियम, राज्य के कार्य में वृद्धि का नियम। तो ये नियम किसने दिया, वेगनर ने दिया। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले क्लास में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 या आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जो कि अक्टूबर में होने वाला है, इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या और भी कोई भी स्टेट हो उसकी आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको बहुत ही शानदार क्लासेस मिलने वाली है, वो भी यूट्यूब के माध्यम से, जिसके लिए आपको कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।